नमस्ते भारत। तो मैं हूं मिस्टर आलोक और आज आपका वन शॉट वीडियो जी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए लेकर आया हूं। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। सो Q इज इक्वल टू एन और E का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, जो आपको याद होगा। करेक्ट। सेकेंड है कूलम्स लॉ किसे कहते हैं। तो कूलम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट दैट कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहाँ पे F जो है, F है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस है और एक का वैल्यू Q1 डाले हैं और दूसरे का वैल्यू Q2 डाले हैं। तो F इक्वल टू फॉर्मूला जो बन के हमारे पास आ रहा है वो फार्मूला क्या आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड Q इंटू Q2/r²। राइट, दो फार्मूला हमारे पास बन के आ रहे हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होते हैं वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होते हैं एंड एप्सिलॉन आर जो होते हैं वो क्या होता है, ध्यान देना, एप्सिलॉन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, किसी मीडियम पे डिपेंड होता है। जबकि चार्जेस आपका किसी मीडियम पे डिपेंड होता है तो उस समय हम लोग एप्सिलॉन आर का वैल्यू यूज करते हैं। जैसे इसका वेक्टर कूलम्स लॉ का दो फॉर्म्स था, एक जनरल फॉर्म्स में हम लोगों ने स्टडी किया और दूसरा जो फॉर्म्स आता है दैट इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। इस सेकेंड जो वेक्टर फॉर्म्स में कूलम्स लॉ का है तो इसमें हम लोग पढ़े हैं जैसे F21 है तो डायरेक्शन R2 माइनस R1, यानी कि डायरेक्शंस कंसीडर कैसे करेंगे, F21 का जहां वैल्यू लेगा वहीं पे 2 माइनस 1 कर लेंगे। अगर F1 ट्रू होगा तो क्या करेंगे, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्शंस को पता करना है। तो अगर कूलम्स लॉ के थ्रू किसी चार्ज के डायरेक्शंस किस तरह से अप्लाई हो रहा है, वो किधर डायरेक्शंस है, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे कि F12 और F21 का वैल्यू सेम ही डालेंगे, सिर्फ आपको चेंजिंग करना है। जैसे यहाँ पे 12 डालेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्लियर। अगर F21 है तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है Q1 और Q2 का क्या करना है, जो चार्ज का साइन होगा वो साइन जरूर रखिएगा ताकि डायरेक्शंस आपको निकल कर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू E इजकल टू K Q/r² न्यूटन कूलम्स। देखिए अगर प्लस चार्ज है, प्लस पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बाहर जाते हुए दिखेगा। सेकेंड केस में अगर माइनस है तो सेंटर की तरफ आते हुए आपको दिखेगा। राइट। थर्ड केस में आप देख रहे हैं कि चार्ज अगर दोनों पॉइंट पे एंटी अलग अलग है तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर चार्ज यहाँ पे सेम है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कंसेप्ट मतलब दोनों जुड़ नहीं रहे हैं, अलग अलग भाग रहे हैं। तो चार्ज के ऊपर में डिपेंड करता है कि चार्ज कहाँ पे सेम है और कहाँ पे अलग है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज है तो क्या होगा, चार्ज इनवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने रखा है यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ के लिए, एक सेमी इन्फिनाइट लेंथ के लिए और एक इन्फिनाइट लेंथ के लिए। एक में लेंथ जो है हमारा फाइंड आउट है और एक में सेमी इन्फिनाइट है, मतलब कुछ फाइंड आउट है कुछ नहीं पता है, और एक में हमारा जो है वो क्या है, इन्फिनाइट है, मतलब लेंथ हमको क्लियर नहीं है। तब इसमें क्या होगा उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन वाले लाइन देख रहे हैं इसमें लेंथ क्या है, फाइनाइट है और लेमडा सेंटीमीटर कूलम पर मीटर है, इसका फाइनाइट लेंथ है। तो इसमें देखिए एक एंगल आपका θ1 है, दूसरा एंगल θ2 है और ए जो है आपका d है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल क्या बनेगा, इस लेंथ के पैरेलल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और एक लेंथ के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग अगर इस तरह से केसेस क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि E परपेंडिकुलर इक्वल टू K लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, और पैरेलल के लिए K लैम्डा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। अगर सेमी पैरेलल है, देख रहे हैं यहाँ से लाइन आपका क्या है, फिनाइट है, बट यहाँ पे क्या है, सेमी है। राइट। तो इसके लिए क्या होगा, θ2 यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं और यहाँ पे θ1 90 डिग्री हो जाएगा और θ2 का वैल्यू θ2 आएंगे जो E1 मतलब E परपेंडिकुलर और E पैरेलल के लिए ये वैल्यू आएंगे। इन्फिनाइट है तो लेमडा अगर यहाँ पे हमने इसके मेजरमेंट रखा है, इन्फिनाइट का मतलब कि दोनों तरफ आपका इसका डिफाइंड नहीं है, तो लेंथ इसका डिफाइंड नहीं है और इन्फिनाइट है, तो इसके लिए θ1 और θ2 जो दोनों होंगे वो कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। बढ़िया है। इवन 2K लैम्डा बाई डी है और इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट डी, और परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री अगर आ जाते हैं तो cos थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री में जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 0। क्लियर। तो इस तरह से इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया है। आगे बढ़े, चलिए बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, अब एक रिंग है उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है QR, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के QX बाई एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2 हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर x जो है R/√2 पे होगा,
r/√2 होगा। देखो ये क्या है, एक रिंग है और रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू निकालना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन ऊपर की तरफ, तो यहाँ मैक्सिमम होता है और यहाँ मैक्सिमम होता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये दोनों केसेज है। नहीं बच्चे, ये केसेज इसलिए होता है कि जब इससे दूर जा रहा हो, राइट, इधर की तरफ डायरेक्शन हो। क्लियर है? डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर की तरफ, तो डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, यानी कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है। यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, r/√2, और ई यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और दोनों केस में जब इधर होंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि इधर के लिए मैक्सिमम होंगे, और इधर होंगे तो इधर के लिए मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक निगेटिव के लिए रखे हैं और एक पॉजिटिव के लिए रखे हैं। तो r/2 पॉजिटिव में -r/2 का वैल्यू देगा और r/2 निगेटिव में r/√2 का वैल्यू देगा। सो इस केसेस में है, इस पे डिपेंड करता है। अगर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव इधर की तरफ रहता टुवर्ड द सेंटर, तो ये नेगेटिव हम लेते हैं। तो एट द x प्लस माइनस r/√2 इज कब होगा, जब मैक्सिमम होगा। और सेंटर पे जब इसके सेंटर की बात करेंगे x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। बढ़िया है, ठीक है, तो आगे बढ़े। देखिए प्यारे बच्चों, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क सिग्मा c/m² यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देखिए, एक यहाँ पे आप रिंग देख रहे हैं, डिस्क देख रहे हैं, और इसके सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए और सिग्मा r, तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट और 1 - x/√x² प्लस r² हम लोग करेंगे। क्लियर? x² प्लस r² हम लोग करके यहाँ क्वेश्चन को निकालेंगे। बढ़िया। देखिए एक केस बन रहा है यहाँ पे कि इफ डिस्क इज अ वेरी लार्ज, अगर डिस्क जो है बहुत बड़ा है, तो x का वैल्यू, जो x का वैल्यू होगा वो काफी छोटा हो जाएगा कंपेरिजन टू द r से x का वैल्यू क्या होगा, काफी छोटा हो जाएगा। तो उस केसेस में जब r का वैल्यू 0 मतलब x के बहुत बड़े हो जाएंगे, तो उस केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, σ/2 एप्सिलॉन नॉट फॉर इनफाइनाइट सीट, यानी सीट का कोई मेजरमेंट नहीं होगा उस वक्त में हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे। सो बढ़िया है, जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आप इसको तुरंत करें और इस सारे चीज़ों का नोट्स बना ले खटाखट, ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल पाए। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब चार्ज स्फीयर के बारे में बताया गया है, तो एक हम लोग कंडक्टर में देखेंगे और एक नॉन कंडक्टर में देखेंगे। क्लियर? तो कंडक्टर में होलो होगा या सॉलिड होगा, ये मतलब क्लियर नहीं है, होलो हो या सॉलिड हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू क्या होगा, ऑन द सरफेस होना चाहिए। क्यू का जो वैल्यू है ऑन द सरफेस होगा, तो उस समय में हमारा क्या होगा, जो आर होगा, अगर आर स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों का अगर कंपेरिजन करें, तो स्मॉल आर अगर बहुत छोटा मतलब छोटा होगा कंपेयर टू द कैपिटल आर, यानी कि जो रेडियस होंगे वो अगर इससे छोटा होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ देखिए ई जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी पैराबोलिक फॉर्म में डिक्रीज कर रहा है, तो ई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/² हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर अगर स्मॉल आर है, अगर कैपिटल आर के इक्वल ग्रेटर है और इक्वल है, तब ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या होंगे, के Q/r²। क्लियर है? Q/r²। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज जो है उसके से बाहरी मतलब चार्ज जो है उसके सरफेस पे नहीं, आप उसके अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर में, तो अब क्या होगा, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ से देखिए कांस्टेंट आया है और यहाँ से ये डिक्रीज करना, मतलब ये जो देख रहे हैं आप नीचे की तरफ मिनिमम होना शुरू हो गया है। जो यहाँ से कांस्टेंट जा रहा है उस समय KQ/r² हम वैल्यू रखते हैं। ई ऊपर और आर का कंपेरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशंस बन रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आर कैपिटल आर से छोटा है, तब ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/r² बनेगा, और इसको आप σr/3 एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर सकते हैं। इससे इस पे बेस्ट क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। सेकेंड है, अगर आर ग्रेटर होगा, स्मॉल आर ग्रेटर हो गए कैपिटल आर से, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो KQ/r² से हम लोग निकाल सकते हैं। बढ़िया है, आगे बढ़े। हाँ, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं जी में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपको कि एक यहाँ पे रॉड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सेपरेटेड मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रॉड है, और ये पी पॉइंट पे यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। तो पी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे, हम लोगों ने इस पे क्या किया, एक dx लेंथ को कंसिडर कर लिया, और dq का वैल्यू लैम्डा x इंटू d2 होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b k लैम्डा x इंटू dx/x², आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है अगर इस तरह से केसेस देते हैं। तो अगर आपका ये सर्कुलर है, देख रहे हैं सॉलिड सर्कुलर है, और इसके अंदर में आपको दिया जाए कि निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x डिस्टेंस पे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं dx कंसीडर किया, डिस्टेंस dx को हम लोगों ने क्या किया, एक dx एरिया को कंसीडर किया जो x डिस्टेंस पे है, और इसका देख रहे हैं यहाँ पर dq का फॉर्मेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के
के क्यू इन बाई आर स्क्वायर हो गया, यानी कि ए वाले आर स्क्वायर होंगे, और इसका अगर इंटीग्रेशन डी क्यू करें तो इस तरह से पी एक्स इंटू 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपके पास जी में। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V इक्वल टू के क्यू बाई आर, और यहाँ पे बोला है कि Q का साइन हमेशा लेना है, ठीक है। इसका तीन फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, एक रिंग में क्या होगा, एक सेल में क्या होगा, और एक सॉलिड स्फीयर में क्या होगा। तो रिंग है, और रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे V का वैल्यू क्या होगा, तो V इक्वल टू के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है रिंग के केसेस में। अगर सेल है और उनके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q और R, तो R अगर कैपिटल R से छोटा हो तो V का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर V R जो स्मॉल r अगर बड़ा हो या इक्वल हो कैपिटल R के, तो V का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर। कुछ ग्राफ इस तरह से बनते हैं, और इसके लिए भी आप देखेंगे कि अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसके इनर पार्ट में जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आर स्मॉल आर कैपिटल आर से अगर छोटा है तो भी के क्यू बाई आर क्यू होगा इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर क्यू होगा। तो इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार भी है। और सेकेंड जो है, आर अगर ग्रेटर होगा और इक्वल टू कैपिटल आर होंगे तो वी इक्वल टू के क्यू बाई आर होंगे, और इस तरह से इसका एक ग्राफ बनता है। क्लियर? तो बढ़िया है, एकदम बिल्कुल समझ में आया। अब इसको रिवाइज करना है और आगे हम लोग बढ़े, तो आप इसका नोट्स बनाते चलो प्यारे बच्चों, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू होगा जब दो चार्ज पॉइंट चार्ज दिया हुआ है Q1 एंड Q2, एक सेपरेशन है R, तो यहाँ पे U जो है वो कितना देगा हमें, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी R देगा, और Q1 एंड Q2 का जो साइन होंगे वो पक्का लीजिएगा, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। सेल्फ एनर्जी जो होगा इस सिस्टम में, सेल्फ एनर्जी जो होंगे वो इस तरह का अगर सिस्टम होता है तो इसके लिए क्या होगा, जो पोटेंशियल होंगे के क्यू बाई 2r होंगे, और इस तरह का होगा सॉलिड होगा तो पोटेंशियल जो होगा वो 3 के क्यू बाई 5r होगा। होलो होगा तो के क्यू बाई 2r, सिस्टम अगर इस तरह का होगा तो पोटेंशियल के क्यू बाई 5r होगा, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़े। अब रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैफ, माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैफ, एंड माइनस डी वी बाई डी जेड के कैफ होते हैं। क्लियर? सेकेंड डी वी इजकल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स डी आर हो जाते हैं, दोनों वेक्टर्स होते हैं, और डी वी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। जिस समय वाई और जेड को हम कांस्टेंट रखते हैं तो एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी तरह वाई का करते हैं तो एक्स एंड जेड को कांस्टेंट रखते हैं, और जेड का करते हैं तो एक्स एंड वाई को कांस्टेंट रखते हैं, और इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। बढ़िया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, P इजकल टू आई टी, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल का हम लोग डायरेक्शन लेंगे, और यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज के बीच में सेपरेशन है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वलिटरल पॉइंट पे। एक्सेल पॉइंट का अगर हम लोग देखें तो Q1 एंड Q2 का सेपरेशन 2a है, और 2a से r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस समय E का वैल्यू क्या होगा उसको देखेंगे, 2p के आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब शॉर्ट डाइपोल है, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, r कंसीडर करें हम लोग a के बराबर है, तो एक्सियल जो होगा 2px बाई आर क्यू होगा, और डायरेक्शन होंगे अराउंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ठीक है। P इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो 2a इज द डिस्टेंस एंड q इज द चार्ज, तो 2a इंटू q। अब देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इक्विलेटरल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो उसमें क्या होगा कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, माइनस q और प्लस q, ये सेपरेशन है 2a पे, और एक परपेंडिकुलर है r, एक परपेंडिकुलर यानी r डिस्टेंस पे हमारा क्या डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस केसेस में आपका फॉर्मूला क्या बनता है, तो E इक्वल टू पी के बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अगर शॉर्ट डाइपोल है, r कंसीडर एक किया जाए, तो E इक्विलेटरल क्या होगा, पी के बाई आर क्यू, और डायरेक्शन होगा अपोजिट टू डाइपोल। इसमें यहाँ पे डायरेक्शन था, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन था उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, बट जिधर डायरेक्शन इसका है इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे E का होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल में एक्सियल पॉइंट क्या होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा। V इक्वल टू पी के बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका एक्सियल पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू देगा, राइट। पोटेंशियल इक्वल टू पी के बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट में V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में V इक्वल टू पी के बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसको कंसिडर किया जाएगा P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इससे मेंस और मेंस में तो जी एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कंटिन्यू इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जनरल पॉइंट्स है, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और वहाँ से हमारा एक थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसके ऊपर में क्वेश्चंस दिया गया है।
देखो इसमें हमारे कंपोनेंट को जब टूटा थीटा के साथ में, तो यहाँ पे पी कॉस थीटा और यहाँ पे पी साइन थीटा बना। इस पी कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर हमारे पी ई जो ये क्या था डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ई और पी कॉस, तो पी कॉस यहाँ पे पी कॉस थीटा बन गया जो हमारा एक्सियल पॉइंट को शो करता है। और इसके ए जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ पे ई पी साइन थीटा दिया गया जो पी साइन थीटा था, और ई डिस्टेंस पे तो ई पी के साथ में कंबाइंड होकर इक्वेटोरियल पॉइंट बनाया, दैट इज द ई पी साइन थीटा। क्लियर। और ई नेट का वैल्यू क्या होगा, तो ई नेट के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे रूट अंडर ई स्क्वायर पी कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन थीटा, जो वैल्यू कंसिडर किया जाता है पी के बाई आर क्यू रूट अंडर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ई पी कॉस थीटा का वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग वो 2 पी कॉस थीटा के बाई आर क्यू करेंगे, और ई पी साइन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे पी साइन थीटा के बाई आर क्यू करेंगे। कभी कभी आपसे यहाँ पे अल्फा एंगल को पूछा जाता है कि अल्फा एंगल का क्या वैल्यू होगा, तो टेन अल्फा इजकल टू टेन थीटा बाई 2 करेंगे। यहाँ पे जब अल्फा एंगल दिया हो और उसका वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछे तो हम लोग टेन अल्फा करेंगे, और टेन अल्फा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, टेन थीटा बाई 2। जैसे थीटा है इसका हाफ करेंगे 10 के कंसिडर में, तो हमारे वैल्यू दे देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखो डाइपोल इन ई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या होगा यूनिफॉर्म कंडीशन में, तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट करेगा। टॉर्क जब जनरेट करेगा तो हमें पोटेंशियल एनर्जी और क्या होंगे, और टॉर्क क्या होगा इसको देखेंगे। तो टॉर्क का साइन है टॉर्क का इक्वल टू पी इंटू ई होता है, और यहाँ से ये जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये टॉर्क का क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला होता है ये बेस्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं तो इससे बेस्ट क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। पोटेंशियल के लिए U इक्वल टू माइनस पी इंटू बाई पी डॉट ई कर लेंगे, और ए जब थीटा 0 डिग्री होगा तो U यानी पोटेंशियल मिनिमम वैल्यू देगा, दैट इज द माइनस पी ई हो जाएंगे। और इस वैल्यू को 0 डिग्री पे स्टेबल कंडीशन माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि स्टेबिलिटीज और अनस्टेबिलिटीज कंडीशन कौन से डिग्री पे होते हैं। तो 0 डिग्री पे स्टेबल होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और अनस्टेबल होते हैं वो 180 डिग्री पे, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देते हैं दैट इज द पी इंटू ई। माइनस पी ई कब होगा, 0 पे 180 पे, और 90 पे पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए। जो ए है वो एरिया वेक्टर है, क्या है, एरिया वेक्टर है। क्लियर। गॉस लॉस क्या कहते हैं कि ई डॉट डी एजकल टू क्यू इन बाई सिग्मा, इसके अंदर जितने भी होंगे वो क्यू इन का चार्ज देगा, चार्ज इनक्लोज जितने होंगे उसी का वैल्यू लेंगे, बाहर में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो इस पे बाहर हो या अंदर हो, जो भी चार्जेज हो वो सबको कंसिडर करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। लेकिन जो चार्ज होंगे सिर्फ अंदर का, जो सिस्टम के अंदर का होगा उसी चार्ज को हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट्स गिवन द गॉसेस लॉ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो जैसा चार्ज है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस कंसिडर करके एप्सिलॉन नॉट से उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज गिवन द दिस थ्योरम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू प्लस ई एल इक्वल टू क्यू इन बाई क्यू एन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन चार्ज इनक्लोज्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेस। अब देखो अब यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दिया है, दैट इज द अल्फा एंगल के साथ एक सॉलिड स्फीयर दिया है, तो इसका एंगल क्या होगा 2 फाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएंगे। जो एंगल होगा वो एंगल का वैल्यू डालेंगे, और एंगल जो भी होगा वो हाफ एंगल है। यहाँ पे किस चीज़ के एंगल कौन सा दिया है, हाफ एंगल दिया है, फुल नहीं दिया है, हाफ दिया है। तो उस केसेज में हम लोग यहाँ पे एंगल कैसे निकालेंगे, 2 फाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा सॉलिड के लिए। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो पेज पे अब आता है कंडक्टर। तो कंडक्टर के मामले में भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ से जान ले कि पहला इसका होता है चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस। कंडक्टर से रिलेटेड जी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आप इसको प्रिपेयर्ड हो जाइए। चार्ज रिमेन ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, भी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। फील्ड लाइन्स आर द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो सरफेस है इसके साथ में जो भी फील्ड लाइन्स होंगे वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शन देख रहे हो ना, 90 डिग्री पे होंगे, जैसा होगा वहाँ से 90 डिग्री पे होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर में वो क्या होगा, 0 होगा, और वी जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अब मान लो कि इसको कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स, और दो कंडक्टर के साथ में इसको जोड़ा जाए तो दे शेयर चार्ज अंटिल वी ऑफ बोथ बॉडीज आर द सेम। अगर वी का वैल्यू दोनों बॉडी पे अगर सब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको अर्थ कर दें, तब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करके आ जाते हैं कि जैसे ही अर्थ कर देते हैं तो उन्होंने चार्ज को भी क्या मान लेता है, कभी कभी किसी केसेज में चार्ज को तो मानता ही है 0, बट वी को भी कभी कभी कंसिडर कर लेता है। बट इस केसेज में जब अर्थ किया जाता है उस केसेज में वी का वैल्यू हमेशा क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं अर्थिंग के केसेज में, और वो हमेशा 0 रहते हैं। चार्ज कभी कभी 0 होता है बट भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो प्यारे बच्चों, ये जी और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हमने एक 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर में और विद इन बहुत कम समय में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, टच किया। ठीक है, इस प्रकार इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने देखा और यहाँ से हमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को फन टू फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।